Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So in the previously we have done the chapter number 1. In that we have talked about classification in a brief. Now in the next chapter, that is our chapter number 2, biological classification, we are going to talk about the classification, what classification is. Okay, we are going to expand that topic. So first we should be knowing what is the meaning of the chapter name, that is biological classification. Biological is related to living world, okay, and classification. So biological world का classification or grouping of the living world, that is what this chapter is going to tell us about. Okay, now the next thing is, in the earlier stages, many scientists have been working for the classification. In the earliest attempt, Aristotle was the first scientist. Aristotle was the first scientist who talked about classification. Okay, he have given the earlier attempts of classification. In that, he have classified the plants into tree, shrubs, herbs. ठीक है, तो अरिस्टोटल पहले कुछ ऐसे साइंटिस्ट में था जिन्होंने क्लासिफिकेशन पे कुछ क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया. ओके, तो उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया, प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स में. ठीक है, और एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया था. उन्होंने कहा जिन एनिमल्स में रेड ब्लड होता है और जिन में नहीं होता, उनको 2 कैटेगरी अलग अलग बना दिया. ओके, सो दिस इज़ हाउ एरिस्टोटल gave his classification. Then later on, other scientists named Linnaeus. Okay, Linnaeus worked on the classification and he has given us 2 kingdom classification. 2 kingdom we have already know what kingdom means. So kingdom, 2 kingdom वाला classification किसने दिया, Linnaeus ने. In that he have given 2 kingdom, that are Plantae and Animalia. Okay, so Plantae and Animalia were the 2 kingdoms of which the Linnaeus have talked us. ठीक है, तो इसमें आज तक भी इस सिस्टम को भी थोड़ा बहुत रेफ़र किया जाता है, बट इस सिस्टम में एक खामी थी कि इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, आपके 2 ग्रुप बना तो दिए गए, बट एक किंगडम के अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स एक साथ हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ हैं, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गीज और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई भी एक ही ग्रुप में डाल दिए. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं समझ आ रहा था तभी भी. ठीक है, तो इसमें और जो इजीली क्लासिफिकेशन इसमें किया जाए उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी था. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एंड animals are easily done and was easy to understand in spite a large number of organisms did not fall into either category. अब 2 ग्रुप बना तो दिए और वो बहुत ईजी पढ़ रहे थे, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि इन्हीं दोनों ग्रुप्स में ही नहीं आ रहे थे. ओके, सो देन व्हाट द नीड केम फॉर द अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, then the other scientist came up with the 5 kingdom classification. He was R.H. Whittaker. R.H. Whittaker in 1969 he came up with the new system of 5 kingdom classification. तो उसने R.H. Whittaker ने किंगडम्स पहले जो 2 में डिवाइड किए गए थे सिर्फ, उसने क्या किया, उसे 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया. वो किंगडम्स कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ओके, एंड
उसने इनको डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए किन किन क्राइटेरियाज़ का यूज़ किया, मतलब किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। वो थे सेल का स्ट्रक्चर, किस तरह का सेल का स्ट्रक्चर है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यू शुड बी नोइंग व्हाट थैलस मीन्स। थैलस क्या होता है, प्लांट की बॉडी को ही कहते हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, मतलब आप उसमें पता नहीं लगा पा रहे हैं कि स्टेम कौन सी है, लीफ कौन सा पार्ट है, उसमें कोई ट्रू रूट्स भी नहीं है, वास्कुलर सिस्टम नहीं है। वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी नहीं है प्रॉपर। तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट अगर हमें कोई दिख रहा है जिसमें हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं पार्ट्स को, तो उसको हम थैलस कहते हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उन ऑर्गेनिजम्स का, रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है उनमें, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, इवोल्यूशनरी ट्री, ठीक है, मतलब इवोल्यूशन में आपका क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे से, ठीक है, कितने ज़्यादा एक दूसरे से कॉमनली जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ बेसिस पे विटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये किंगडम बांटे, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं इन दिस टेबल। ओके, इन दिस टेबल यू कैन सी, सो यहाँ पे हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कैसे उसने डिवाइड किया। तो करेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पे इन दिस कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेल टाइप। तो सेल टाइप कैसी कैसी थी सब में, मोनेरा प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक थे, फंजाई यूकैरियोटिक थे, प्लांटिबिया यूकैरियोटिक थे, एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक थे। अब सेल वॉल की जब बात आती है तो सेल वॉल मोनेरा में मेनली आपके बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, अभी हम इसमें डिटेल भी पढ़ेंगे। सो मोनेरा इज़ द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज, दे आर नॉन सेलुलर, मतलब उनमें प्रॉपरली सेल प्रॉपर नहीं है उनकी, ठीक है, और जो सेल वॉल बनी हुई है वो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से बनी होती है, जबकि मेनली जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो मेन एक्चुअल में सेल वॉल मानी जाती है वो सेल्यूलोज की होती है, जो कि प्लांट्स में ट्रू सेल वॉल होती है वो। बट जो बैक्टीरियाज वगैरह में सेल वॉल देखी गई दैट वाज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड, ओके। एंड in Protista it was present in some, only few Protista had cell wall, okay. And fungi it was present but it was not of made up of cellulose से बनी हुई सेल वॉल नहीं थी इनकी, काइटिन होता है उससे बनी हुई होती है इनकी सेल वॉल, ओके। एंड प्लांटी एज आई टोल्ड यू, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है, okay. And in Animalia group the cell wall is absent. In earlier classes you would have learned about this कि animal kingdom में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग रहती है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक था तो प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो एब्सेंट है, और इन सब में ही प्रेजेंट है क्योंकि सब यूकैरियोटिक हैं तो यूकैरियोटिक में तो प्रेजेंट होती ही है, राइट। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, टिश्यू लेवल पे है, सेल लेवल पे है, या ऑर्गन लेवल पे है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। तो मोनेरा जो है सबसे बेसिक हैं, तो ये सेलुलर लेवल पे, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल पे है, मतलब ये सेल से बने हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई टिश्यू नहीं फॉर्म करते सेल मिलकर। फंजाई में दे आर मल्टी सेलुलर एंड हैव लूज टिश्यूज़, मतलब टिश्यू लेवल तक इनका फॉर्मेशन है इनकी बॉडी का। प्लांटी ग्रुप में टिश्यू लेवल भी मिलता है और कुछ हायर प्लांट्स में दे आर ऑल्सो हैविंग ऑर्गन सिस्टम, ओके। एंड एनिमेलिया ग्रुप में टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल डिफर करता है, ठीक है। जो लोअर एनिमल्स में आते हैं दे हैव द टिश्यू लेवल एंड देन प्रोग्रेसिवली दे just opt for the organ system and then for first for organs, ठीक है, organ level and then organ system level, okay. then coming to the mode of nutrition में मोनेरा ग्रुप में there can be many types of nutrition. First is autotrophic,
ऑटोट्रॉपिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक इट्स ओन फूड. अब कैसे कैसे अपना खाना बना सकता है. एक हमने तो पढ़ ही रखा है फोटोसिंथेटिक. एक फोटोसिंथेटिक तरीके से मतलब क्लोरोफिल उसकी बॉडी में होगा और वो खाना बना सकता है. कुछ बैक्टीरियाज में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है. ओके, सो दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. बट फ्यू बैक्टीरियाज मेक द फूड बाय देयर सेल्फ बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं. हाइड्रोजन गैस हो गया, आपका फेरस आयन्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए. ये इनऑर्गेनिक चीज़ें. इनऑर्गेनिक आप केमिस्ट्री में समझेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं जिन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं, और इनऑर्गेनिक जिनमें नहीं प्रेजेंट होता. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज जो यूज़ करते हैं. ठीक है. अच्छा, और इसके अलावा हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं कुछ बैक्टीरियाज. तो इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. सेप्रोफिटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट take their food from the other, obviously because they are heterotropic, so they depend on other organism for their food, but that organism is dead. ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट है बट वो जो भी चीज़ होगी वो डेड है, तो मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे ये सेप्रोफिटिक. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स से खाना ले लेते हैं. ठीक है. और कुछ पैरासिटिक होते हैं मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उनसे अपना खाना लेते हैं. ओके, सो they depend on others for their food. Clear about it? Then coming to the protista. Protista have autotropic as well as heterotropic. In autotropic they have photosynthetic only. Okay, so they can make their food by the help of the sunlight. Okay, then coming to the fungi, they don't have any autotropic mode of nutrition. They only have heterotropic mode of nutrition in which they have both saprophytic and parasitic. Okay, then coming to the plantae, obviously the plantae are the autotrophs. Plants जो होते हैं autotrophs होते हैं, they make their food by the help of sunlight. Okay, तो photosynthetic autotrophs यहाँ पे मिलेंगे हमें. Then coming to the Animalia group, तो Animalia group have heterotrophs only. Now the heterotrophs can be of two types. First is saprophytic we know. Next is holozoic. Holozoic means होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी प्लांट से या एनिमल से ले रहे हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर आने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, तो उन्हें होलोजोइक कहा जाता है. ठीक है. जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का क्या है, होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. क्लियर? ओके, so this is what the R.H. Whittaker 5 kingdom classification have. Okay, this was the criteria on the basis of which he have divided these 5 kingdoms. Okay, now moving on, we are going to talk about the first kingdom given by the R.H. Whittaker, that is the kingdom Monera. So I have told you already that bacteria are the sole members of this kingdom Monera. Bacteria इस ग्रुप में Monera में रखे गए सारे बैक्टीरियाज जितने भी होंगे, एंड ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से एक हैं. सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से एक हैं बैक्टीरियाज. ओके, एंड बैक्टीरिया कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. कहीं पे भी अगर आप जाएंगे अर्थ पे तो you can find bacteria. Okay, they can live in the very harsh conditions, very extreme habitats like hot springs. गर्म पानी के वो होते हैं, झरने होते हैं, उसमें कुछ जगहों पे ज़मीन में गर्म पानी निकलता है ज़मीन से, वहाँ पे ये मिल जाते हैं बहुत आराम से. जबकि इतने गर्म पानी में रहना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करना बिल्कुल भी नामुमकिन जैसा है, बट यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरियाज हमें मिलते हैं. ओके, डेजर्ट ऑल्सो, स्नो एरियाज हैव सो कोल्ड
cold temperature, but bacteria can be found there also, deep inside the snow, deep inside the oceans also. Okay, so they can survive everywhere. एवरीवेयर मीन्स अर्थ पे कहीं पे भी आप जाएं तो आपको बैक्टीरियाज मिल ही जाएंगे. देयर आर गोइंग टू बी ओनली a few places where you cannot find the bacteria, but you can find bacteria everywhere, almost everywhere. Okay, many of them live in or on other organism as parasite. बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, और या हो सकता है कि वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हो. अंदर और ऊपर से मतलब बॉडी के अंदर या फिर उसके ऊपर. ठीक है, बॉडी के ऊपर रह रहे हो तो उन्हें हम पैरासाइट कहेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर बॉडी के ऊपर ऐसे रह रहे हैं. ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, एंड बैक्टीरिया कैन बी grouped in 4 categories. 4 categories can be there according to their shape. Based on the shape, they can be of 4 types. First is cocci. Cocci, as you can see in the picture, they are of spherical shape. Okay, bacillus are a type of, you can say, rod shape. कुछ इस तरह की शेप होती है इनकी. ओके, स्पायरला, दे आर लॉन्ग स्पाइरल शेप्ड. जो थोड़े से आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं स्पाइरल जैसे, कुछ इस तरह की शेप रहती है इनकी. स्पाइरल या स्पायरला बोल सकते हैं इन्हें. ओके, एंड विब्रियो शेप. विब्रियो शेप इज़ लाइक अ कॉमा, यू कैन सी हेयर. एक कॉमा की शेप है, सॉरी, जैसे हम कॉमा बनाते हैं कुछ इस तरह की शेप है इनकी. ठीक है, तो इस शेप को क्या कहते हैं? विब्रियो. तो इसके अकॉर्डिंगली बैक्टीरियाज को डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज में. ओके, क्लियर? देन बैक्टीरियाज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ऑटोट्रॉप्स, आई हैव टोल्ड यू, ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं और हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में 2 टाइप्स हैं आपके, जिसमें है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, क्लियर? तो कुछ होते हैं ऐसे बैक्टीरियाज जो कि अपना खाना बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट बना लेते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होंगे. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. और वो दूसरों की बॉडी पर रहकर खाना ले लेते हैं उनसे, या फिर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर से अपना खाना ले लेते हैं. अगर लकड़ी, कोई पेड़ कट गया है, उसकी लकड़ी पड़ी है, तो उसके ऊपर रहकर वो बैक्टीरिया उससे खाना ले लेंगे. तो वो भी एक लिविंग चीज़ थी कभी, अब डेड हो गई है, तो उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट हो सकता है दैट बैक्टीरिया कैन यूज़. ओके, आई हैव टोल्ड यू दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज पैरासाइट and these are going to be called as saprophytic. Okay, clear? Now the bacteria have been put it in 2 groups. बैक्टीरियाज को भी मोनेरा किंगडम में भी 2 डिवीज़न किए गए, क्योंकि सारे बैक्टीरियाज एक जैसे नहीं थे, उनमें भी 2 ग्रुप्स बनाए गए. ओके, व्हाट वर द 2 ग्रुप्स? फर्स्ट वाज आर्कीबैक्टीरिया and second is eubacteria. Okay, so what is the difference between them? Archaebacterias, as you know that on the earth, the first organism that was found when the earth was formed, that was bacteria. सबसे पहले अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो कौन थे? बैक्टीरियाज थे. ठीक है, तो उस टाइम पे अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श था, बहुत गर्म था. कहीं पे बिल्कुल ही आपका कभी बिल्कुल ही ठंडा हो गया, कभी बिल्कुल पानी वाला हो गया. बहुत अजीब इन्वामेंट था. जो आज के टाइम का अर्थ का इन्वामेंट है वैसा नहीं था. उस टाइम पर भी जो बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे थे. ठीक है, तो हार्श कंडीशन में वो आज भी हमें वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं. तो इनको हमने आर्कीबैक्टीरियाज में डाला.
ठीक है, दे आर वेरी स्पेशल एज दे आर फाउंड इन मैनी हार्श हैबिटेट्स, बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में वो मिलते हैं हमें, जैसे कि हेलोफाइल्स। हेलो वर्ड कम्स फ्रॉम द केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी। सो पीरियोडिक टेबल में आपने हेलोजेंस पढ़े होंगे, हेलोजेंस में क्लोरीन, आयोडीन, ये सब आते हैं आपके। सो इनसे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो हेलो वर्ड इज़ फॉर द सॉल्ट। ओके, एंड फाइल्स, व्हाट डू वी मीन बाय फाइल्स, इस वर्ड को याद कर लो अच्छी तरह से। फाइल्स का मतलब है लव, ठीक है, फाइल्स का क्या मतलब है, लव। तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज को हम क्या कहेंगे, हेलोफाइल्स। क्लियर, हेलोफाइल्स आर द सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज, जिन्हें सॉल्ट पसंद है, उस सॉल्ट में वो रह सकते हैं। सॉल्ट जो बहुत ज़्यादा, जैसे डेड सी है वहाँ पे बहुत सॉल्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज जो आपको मिल जाएंगे वो हेलोफाइल्स होंगे। द बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, जहाँ बहुत गर्म है वहाँ पे मिल रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब, थर्मो वर्ड आपका किस लिए आता है, जैसे थर्मस होता है, ठीक है, वहाँ गर्म रखने के लिए रख रहे हैं ना, टेम्परेचर को इंटैक्ट रखने के लिए यूज़ करते हैं उसे। तो थर्मो वर्ड इज़ फॉर द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एंड एसिडो वर्ड इज़ फॉर एसिडिटी। तो एसिडिक एरिया और टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, अगर ऐसा इन्वायरमेंट में कोई आपको बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, या आप बोल रहे हैं टेम्परेचर एंड एसिड लविंग बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफाइल्स। क्लियर, नेक्स्ट आर मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस आर द बैक्टीरियाज दैट प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस होती है एक, उसे प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरियाज। ये मार्शी एरियाज़ हैं, जैसे दलदली जगह होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे जो एनिमल डंग होता है, ठीक है, गोबर जो होता है, वो वहाँ से भी मेथेनोजेंस वहाँ पे भी मिल जाते हैं। आपने सुना होगा बायोगैस के बारे में। सो बायोगैस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। तो वहाँ पे क्या होता है, गाँव में गोबर को इकट्ठा कर दिया जाता है एक पिट में, और फिर उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन, उसे बायोगैस भी कहा जाता है। एंड वी कैन यूज़ दैट गैस फॉर द कुकिंग ऑफ फूड as well, for the other purposes also in the village areas, because in the village you can easily have this type of thing, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरियाज उस डंग पे काम कर रहे हैं, जो कि उसमें से मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन से बैक्टीरियाज हैं, मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो अपना खाना जो है उनके, जैसे जब आपने देखा होगा कभी गाय वगैरह या भैंस वगैरह खाती है तो एकदम से खा के अंदर ले लेती है, चबाती नहीं है, बट बाद में जैसे आपने खाना दिया, घास दी, वो एकदम से खा लेंगे और अंदर कर लेंगे। उसके बाद जब आपने उन्हें खाना नहीं दिया तो वो मुंह चलाते रहते हैं हमेशा अपना, ठीक है। मुंह क्यों चला रहे हैं, वो जो उन्होंने पहले खाना घूट लिया था उसे दोबारा से अपने मुंह में लेके आते हैं और उसे चबाते रहते हैं, उसे जुगाली बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो ये काव, बफेलोज, ये सब रूमिनेंट एनिमल्स हैं। इनकी गट में, ठीक है, आपके जो पेट वाला हिस्सा होता है, इनके काव बफेलो की जो गट होती है, वहाँ पे ये मिथेनोजेंस मिलते हैं, ठीक है। और जब वो प्रोड्यूस करते हैं अपना डंग, ठीक है, या गोबर हम जिसे कहते हैं, तो उसमें मिथेनोजेंस भी आ जाते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसमें से जो डंग है उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आर यू गेटिंग इट? सो वहाँ वो मिथेनोजेंस हैं। क्लियर? सो ये कैटेगरी थी आपकी आर्कीबैक्टीरियाज की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ यू बैक्टीरिया। यू वर्ड होता है ट्रू, ठीक है। यू वर्ड का क्या मतलब है, ट्रू। तो ट्रू बैक्टीरिया इन्हें एक्चुअल में कहा जाता है। इनमें क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये इनमें एक रिजिड सेल वॉल है, मतलब बहुत सख्त सेल वॉल है जो इन्हें हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाती है। और अगर इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है
ठीक है। फ्लैजा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियाज को मूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो अगर वो मोटाइल हैं, मोटाइल मतलब एक से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ इन यूबैक्टीरिया देर आर bacteria like cyanobacteria. Cyanobacteria are the bacteria that have chlorophyll A in them. ठीक है, क्लोरोफिल का ही एक टाइप है, क्लोरोफिल ए। तो ये जो कि ग्रीन प्लांट्स में ये आपका पिगमेंट मिलता है, तो वैसे ही इन बैक्टीरियाज में, साइनोबैक्टीरियाज में भी मिलता है। तो इन्हें इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें ये क्लोरोफिल की वजह से आपका ग्रीनिश कलर भी होता है। ओके, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सन। ओके, साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूनिसेलुलर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बने हैं। और बहुत सारे आपके जो अलग अलग साइनोबैक्टीरियाज हैं वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। कॉलोनी में मतलब इस तरह से इकट्ठा रहना पसंद करेंगे बहुत सारे एक साथ एक कॉलोनी में, जैसे हम लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं ना ह्यूमंस, वैसे ये भी ऐसे ही पसंद करते हैं। और या फिलामेंटस फॉर्म में भी, फिलामेंटस इज़ लाइक दिस, 1 minute, I can see it here. The cells are attached together. ये एक बैक्टीरिया होगा, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक दूसरे के साथ एक चेन सी बना लिया है, तो फिलामेंट है। ठीक है, इसी को फिलामेंट कह रहे हैं। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से रह सकते हैं। और मेराइन हो सकते हैं, 1 minute, मेराइन मतलब they can be found in the ocean water and they can be terrestrial also. terrestrial means land पर भी मिल सकते हैं ये, ठीक है। मैरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों में से कोई भी आपकी इनका हैबिटेट हो सकता है। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। इन कॉलोनीज़ के बाहर, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, एक शीट प्रेजेंट है। इसके बाहर आपको दिख रही है ब्लू कलर की म्यूसिलेजिनस शीट है ये, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एक चिपचिपी सी एक लेयर इन कॉलोनीज़ के बाहर प्रेजेंट होती है, जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्ट कर लेती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। व्हाट डू वी मीन बाय ब्लूम? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पॉल्यूटेड हो रखा है, आपने देखा भी होगा, जैसे आप कभी किसी जगह पे जा रहे हैं तो आप साइड में देख रहे हैं कि वहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है, मतलब वहाँ पे उसके ऊपर पेड़ से उगने लग गए हैं, बहुत ही गंदा हो रखा है वहाँ पे बैक्टीरियाज बहुत हाई अमाउंट में आ जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ही लार्ज अमाउंट में अगर वहाँ बैक्टीरियाज आ जाएँ तो उसे हम ब्लूम कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लूम। तो पॉल्यूटेड वाटर में अगर बैक्टीरियाज का ब्लूम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो वाटर है, अगर किसी भी वाटर बॉडी में, जैसे कोई नहर है या तालाब है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा ब्लूम हो गया है तो उसे हम क्या समझेंगे कि वो पॉल्यूटेड वाटर हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको खाने के लिए बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए, तभी बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज़ बढ़ाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में खाना मिलने लगता है। तो इसका मतलब उसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ गया है, वाटर को आपने इतना गंदा कर दिया है, कोई घरों से वहाँ पे आके उनकी घरों की नालियों से पानी जा रहा है, उसमें साबुन होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम बर्तन धोते हैं उसमें से खाना वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बैक्टीरिया खाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पानी ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही, तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो इसी को हम ब्लूम कहते हैं। बहुत ज़्यादा इस हाई अमाउंट में आ जाते हैं वो। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. Very important. आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में वेरी हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी अमाउंट की ऑक्सीजन भी उतनी नहीं है, 78% कुछ आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट उसको डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर सकते, जबकि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो कुछ बैक्टीरिया इस काम में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज।
तो ये बैक्टीरियाज के अंदर कुछ इस टाइप की सेल्स होती हैं, इस टाइप की, जिन्हें हम कहते हैं हिस्ट्रोसिस्ट, जो कि उन्हें नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे फिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिक्स करने का क्या मतलब है, अगर हम नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को नहीं ले पा रहे जो हवा में है, तो उसको किसी और तरीके से, किसी और फॉर्म में लेके आएँ और उसको यूज़ करें। जैसे अमोनिया की फॉर्म में लेके आ जाते हैं उसे, NH3, ठीक है, उस फॉर्म में लेके आ जाते हैं और प्लांट के अंदर उस फॉर्म में प्लांट ले सकता है। ठीक है, नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, इस फॉर्म में प्लांट्स ले सकते हैं, तो इस फॉर्म में ले आते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपकी N2 होती है, तो इस फॉर्म में नहीं आ सकती वो, तो दूसरे फॉर्म में ले आते हैं। जैसे कि कभी कोई आपको सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो मम्मी क्या करती है, उसको कुछ अलग तरीके से बना के आपको खिलाती हैं, है ना। तो सेम एज इट इज़ प्लांट्स के साथ भी यही चीज़ है। तो उनको हेल्प कौन से सेल करती है, उनकी हेट्रोसिस्ट। तो उन बैक्टीरियाज के अंदर पर्टिकुलर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिन्हें हम कहेंगे हेट्रोसिस्ट, जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सो दीज बैक्टीरियाज एग्जाम्पल्स आर नॉस्टॉक, एनाबीना। ठीक है, दीज आर द बैक्टीरियाज फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाउ कमिंग टू द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना खाना कैसे बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, बट केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं। केमिकल्स कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सब हो सकते हैं। इनको यूज़ करके, इन्हें ऑक्सीडाइज़ करके, ऑक्सीडाइज़ करने का क्या मतलब होता है, आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देते हैं ये नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स वगैरह, और जिस फॉर्म जब ये रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। और एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म से बनती है, ATP। ATP की फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगी, अगर नहीं पता है तो फिर से समझ लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि हमारे घर में हमारे जो टीवी हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रिज हैं, ये कौन सी एनर्जी पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। वैसे ही हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी बनती है, ATP की फॉर्म में। उसी की फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ATP इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यू शुड बी लर्निंग इट। ठीक है, ये याद होना चाहिए सबको। सो ये सब जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग करने में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। रिसाइकलिंग मतलब जैसे कि इन बैक्टीरियाज ने इसे उसमें डाल दिया प्लांट में, अब प्लांट जब मर जाएगा तो दोबारा से उसे एटमॉस्फेयर में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर कम नहीं होना चाहिए, वो रिसाइकलिंग होती रहनी चाहिए पूरे टाइम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ज़्यादातर डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर मतलब किसी भी चीज़ को सड़ाने और गलाने वाले। ठीक है, बहुत सारे इनमें से जो हैं हमारी ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाते हैं। हमें दही मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस इज़ द बैक्टीरिया फॉर दिस, वो हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, किसी और चीज़ से ले रहा है, मतलब दूध में आके वो दूध को सिर्फ कर्ड में नहीं चेंज करा, अपना भी खाना ले रहा है वो अपने अच्छी तरह से, बस वो अपना खाना लेते लेते हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में पेनिसिलिन नोटेटम यूज़ हुआ था। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, जो ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब भी कैसे बन पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। अभी मैंने आपको बताया फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, इसमें राइजोबियम एक वर्क करता है। ये जो वाले जो थे थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीनास वगैरह। यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम याद रखना। ये स्पेशली लेग्यूम प्लांट्स में, लेग्यूम प्लांट्स आप कहते हैं, सॉरी राइजोबियम की स्पेलिंग गलत हो गई, राइजोबियम। ओके, अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं चना, मटर, ये सब के प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, जिनकी रूट्स में गांठें होती हैं। ठीक है, स्पेशली उनमें राइजोबियम वर्क करता है। ओके,
देन कुछ ऐसे भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पैथोजेंस की तरह काम करते हैं। पैथोजेंस का क्या मतलब होता है? पैथोजेंस आर दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज़, जो डिजीज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ तो डिजीज़ ह्यूमन बींग्स को कर देते हैं, कुछ क्रॉप्स को, हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, कुछ हमारे फार्म एनिमल्स को भी डिजीज़ कर देते हैं, पेट्स को भी डिजीज़ करते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब बैक्टीरियल हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज ही ये सब डिजीज़ करते हैं, तो हमें हार्म पहुंचाने का भी काम करते हैं। कुछ तो फ़ायदा कर रहे हैं, कुछ हार्म भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरियाज कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है ये, अब ये अपने आप को तोड़ दे दो में, इसने अपने आप को दो में तोड़ दिया, तो ये इसने इस तरह से रिप्रोड्यूस कर लिया, इसे फिजन कहते हैं। फिजन नाम से ही याद रखो। फ्यूजन आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, फिजन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है या ऐसा कुछ है, तो ये जो नॉर्मल वाले बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियाज होते हैं, ये करते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स एक तरह के सीड्स जैसे होते हैं, बट एसेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअली बनाए जाते हैं। इनकी बॉडी में एक ही बैक्टीरिया अपने स्पोर्स बना देगा, ताकि जब अच्छी वाली कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आए, तो जो स्पोर्स हैं वो कहीं पे, जहाँ पे भी उन्हें खाना वाना मिले, वहाँ पे वो अपने आप को बढ़ा लें दोबारा से। तब तक ये एक तरह से स्टेगनेंट फॉर्म में रहेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, ये स्पोर फॉर्म में ही रहेंगे तब तक। और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये तो बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? ये एक दूसरे में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जैसे कि ये दो बैक्टीरियाज हो गए, इन दोनों ने अपने बीच में एक चेन जैसी बना ली, और इसने अपना बैक्टीरिया वगैरह इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू रिप्रोडक्शन टाइप्स। एक और टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया है, दैट इज़ माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा वो होते हैं जो कि जिनमें बिल्कुल भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा अगर ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा तो माइकोप्लाज्मा ही है। माइकोप्लाज्मा में पीपीएलओ आपने सुना होगा, 9th क्लास में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज़ अ माइकोप्लाज्मा। okay, so they can survive easily without the oxygen also, and many of the mycoplasma are pathogenic मतलब disease कर सकते हैं animals और plants को। okay, so this was the Monera group. After this we will start this kingdom protista. okay, I hope everybody have understood it. Thank you.